नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे वाक्य। तो वाक्य टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में अपने सामने कौन से दो शब्द हैं। तो आज की क्लास में जो दो शब्द है उनमें पहला पारिभाषिक शब्दावली का शब्द आपके सामने है SURVEILLANCE। क्या बोलेंगे इसे? सर्विलेंस। सर्विलेंस इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, जब कहीं पर सर्विलेंस किया जाता है इसका मतलब निगरानी रखी जाती है, तो इसका शाब्दिक अर्थ रहेगा निगरानी। उसके बाद अपन बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर। तो दूसरा शब्द आपके सामने है SURPLUS। इसे अपन किस रूप में बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस बुलाएंगे। और इसका शाब्दिक अर्थ यदि हिंदी अर्थ की बात करें तो होता है अधिशेष। अब ये अधिशेष क्या होता है? देखिए, कुछ भी अधिक हो जाता है जो शेष बच जाता है उसे कहते हैं अधिशेष यानी सरप्लस। जैसे मान लीजिए कि कोई खाद्यान्न है, भारत में किसी भी खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो वो बच जाता है, तो बचने के बाद उसका आयात निर्यात किया जाता है यानी विदेशों की तरफ भी भेजा जाता है। तो कोई भी चीज ऐसी होती है जो बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादित हो जाती है तो फिर उसको कहीं अपन भेज देते हैं, तो वो बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ हुई, उत्पादन हुआ, उसके बाद जो बचा उसे अपन क्या कहते हैं? सरप्लस या अधिशेष कहते हैं। बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में एक शब्द आता है गोठ। गोठ किसे कहते हैं? जब कहीं भी किसी भी उत्सव आदि में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है तो उसे गोठ कहा जाता है। तो सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन ही क्या कहलाता है? गोठ कहलाता है। अंतिम शब्द की यदि अपन बात करें तो देखिए, एक शब्द यहां पर होता है चपको। अब चपको किसे कहते हैं? देखिए, काफी बार ऐसा होता है कि बदन में या पेट में रह रहकर दर्द उठता है, रुक रुक कर दर्द आता है, तो उसी ही अपन क्या कहते हैं? चपको कहते हैं राजस्थानी भाषा में। तो रह रह कर दर्द होना, दर्द होना, जिसे राजस्थानी में क्या कहा जाता है? चपको कहा जाता है। तो ये थे 4 शब्द आज की क्लास के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की तरफ। सर्विलेंस यानी निगरानी, सरप्लस यानी अधिशेष, गोठ यानी सामूहिक भोजन, और चपको यानी रह रहकर दर्द होना। बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक में अपन पढ़ रहे थे वाक्य। तो वाक्य टॉपिक में भी अपन किस चीज को देख रहे थे? देखिए, वाक्य टॉपिक में अपनों ने रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ना शुरू कर दिया था। और वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं, जिनमें से एक भेद होता है सरल वाक्य, जिसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। दूसरा मिश्र वाक्य, जिसका भी अध्ययन अपन कर चुके हैं। तीसरे भेद की यदि बात करें तो तीसरा भेद होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? संयुक्त वाक्य, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़, यानी किन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ देना। अब जिन 2 वाक्यों को जोड़ेंगे वो कौन से होंगे? देखिए, संयुक्त का मतलब जुड़ना। अब चूंकि अपन वाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो जुड़ेंगे कौन? वाक्य। अब वाक्य कौन से जुड़ेंगे? 2 सरल वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है, 2 मिश्र वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। यानी 2 सरल वाक्यों को यदि किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है तो वहां पर भी संयुक्त वाक्य माना जाएगा। और यदि कहीं पर 2 मिश्र वाक्यों को भी एक योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है तो वहां पर अपन क्या कहेंगे? अपन उसको भी संयुक्त वाक्य कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः ऐसे पढ़ाया जाता है कि पहले सरल वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य, फिर मिश्र वाक्य, जबकि मैंने आपको सरल, मिश्र और संयुक्त इस क्रम में पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? रीजन यही था
कि संयुक्त वाक्यों में सरल वाक्यों का भी मेल हो सकता है, मिश्र वाक्यों का भी। यदि हमें पता ही नहीं हो कि भाई मिश्र वाक्य होते क्या है, तो फिर उनका मेल कैसे करवाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनों ने समझ लिया कि भाई मिश्र वाक्य क्या होते हैं। अब अपन आराम से संयुक्त वाक्यों को जान लेंगे। देखिए, सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें एक तो उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है? विधेय होता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, वहां पर कौन सा माना जाता है? सरल वाक्य। अब उन सरल वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। मिश्र वाक्यों में देखें तो एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और एक कौन सा होता है? आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य। तो ये दो प्रकार से होते हैं, दो वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं। अब ये दोनों वाक्य एक मिलकर बनते हैं मिश्र वाक्य। अब इस प्रकार के भी दो मिश्र वाक्यों को यदि जोड़ा जाए, जोड़ा किन से जाए? अपनों ने देखा योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाए। अब योजक शब्द कौन कौन से आ सकते हैं? अथवा आ सकते हैं, आ सकता है, या आ सकता है, वा आ सकता है, किंतु आ सकता है, परंतु आ सकता है। तो इस प्रकार के योजक शब्दों द्वारा यदि दो सरल वाक्यों या दो मिश्र वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहां पर वह वाक्य किसका माना जाएगा? संयुक्त वाक्य माना जाएगा। सीधी सी बात यह है कि संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य या मिश्र वाक्य भी शामिल होते हैं, परंतु वो भी किसी अन्य योजक शब्द द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए उनको संयुक्त वाक्य कह दिया जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए, कैसे समझेंगे? उदाहरण देख लेते हैं। पहले तो अपन पीछे का उदाहरण देखेंगे। पीछे का उदाहरण मतलब कल की क्लास का प्रश्न। कल की क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था। एक प्रश्न में यूं था कि एक व्यक्ति तो सीधा है, एक लड़का तो सीधा है और एक लड़का शैतान है, ये प्रश्न था। अब नाम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हाँ, प्रश्न में इस प्रकार से वाक्य आया है कि मोहन एक सीधा लड़का है, सीधा लड़का है, जबकि सोहन बहुत शैतान है। इसी प्रकार का वाक्य दिया था मैंने कल की क्लास में। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन इसको देखते हैं। मोहन एक सीधा लड़का है। देखिए, सीधा लड़का कौन है? मोहन है। तो मोहन क्या हो गया? मोहन यहां पर इस वाक्य में हो गया उद्देश्य, हो गया। उसके बाद लड़का है, अब ये क्या होगी? क्रिया, यानी ये हो गया विधेय। अब यहां पर ये एक वाक्य है, मोहन एक सीधा लड़का है। उसके बाद अपन बात करते हैं सोहन बहुत शैतान है। अब शैतान कौन है? सोहन। तो सोहन इस वाक्य में कौन हो गया? उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब बहुत शैतान है क्या है? क्रिया है। तो क्रिया क्या होगी? विधेय होगी। अब यहां पर देखिए, एक उद्देश्य एक विधेय इसमें आ रहे हैं, एक उद्देश्य एक विधेय इसमें आ रहे हैं। तो एक उद्देश्य एक विधेय किस में माना जाता है? सरल वाक्य में माना जाता है। तो ये भी एक सरल वाक्य हो गया। और एक उद्देश्य एक विधेय भी इसी में है, तो इसलिए ये भी एक कैसा हो गया? सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य, ठीक है। मोहन एक सीधा लड़का है, सोहन बहुत शैतान है। ये दो सरल वाक्य है और उन दोनों सरल वाक्यों को एक योजक शब्द जबकि से जोड़ दिया गया है, तो इसलिए यहां पर संयुक्त वाक्य माना जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप एक काम ऐसे कीजिए। देखिए, जो भी योजक शब्द लिखा हुआ है उससे पहले के और उसके बाद के दोनों वाक्यों को अलग कर दीजिए, दोनों वाक्यों को अलग कर दीजिए आप कहीं भी, क्योंकि योजक शब्द मिश्र वाक्यों में भी आया है। तो जहां भी योजक शब्द आया है उससे पहले के और उसके बाद के वाक्यों को अलग अलग कर दीजिए। जैसे ही आप अलग अलग करेंगे तो यदि
दोनों वाक्य स्वतंत्र होने के बाद भी सही अर्थ दे रहे हूं, सही अर्थ दे रहे हूं, पूर्ण अर्थ दे रहे हूं, वाक्य अधूरा नहीं लगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जबकि मिश्र वाक्य में क्या था, अपनों ने एक वाक्य को हटा दिया तो दूसरे वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं बचा, वो अधूरा हो गया था। तो इसलिए मैंने आपको एक चीज भी बताई थी मिश्र वाक्य पढ़ाते समय कि मिश्र वाक्य दो वाक्यों का ऐसा मेल होता है जैसे पानी और नमक का होता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जबकि संयुक्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक साथ साथ रखा गया है, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है। किसके माध्यम से, संयुक्त शब्द के माध्यम से या योजक शब्द के माध्यम से। तो यहाँ पर जब दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है तो उनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र रहते हुए भी अपना पूरा एवं स्पष्ट अर्थ देंगे। देख लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ इतना, आगे वाली चीज को छोड़ दीजिए, मैंने आपको इतनी सी बात कही कि मोहन सीधा लड़का है। बताइए, कहीं कोई जिज्ञासा बचती है? स्वतंत्र वाक्य है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, कोई मोहन नाम का लड़का है जो बहुत सीधा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सोहन बहुत शैतान है। अब कोई बच्चा होता है क्लास में, अपन कह देते हैं ये बच्चा बड़ा शैतान है, कहीं कोई इच्छा नहीं रहती, कहीं कोई जिज्ञासा नहीं रहती, वाक्य पूरा होता है। तो इसलिए वहां पर क्या माना जाता है, संयुक्त वाक्य। यानी दो वाक्य आएंगे और दोनों वाक्य भी इस प्रकार से आए कि दोनों स्वतंत्र रहते हुए अलग अलग कर दिए जाए तो भी अपना पूर्ण अर्थ दे, तो वहां पर संयुक्त वाक्य माना जाता है। यदि इसमें अपन और उदाहरण भी देखें तो एक उदाहरण ये भी है कि मैंने मेहनत की थी परंतु सफलता नहीं मिली। अब ये वाक्य है। सबसे पहले तो यहां पर यह है कि मैंने मेहनत की थी। अब मैंने क्या है, उद्देश्य है, उद्देश्य है, मैंने मेहनत की थी, और की थी करना और होना, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो यहां पर इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय। आगे सफलता नहीं मिली। अब यहां पर मुझे सफलता नहीं मिली, इस प्रकार से भी वाक्य आ सकता है। हालांकि यहां पर मुझे साइलेंट हो गया, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली, ये वाक्य भी हो सकता है। अब मुझे क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। सफलता नहीं मिली, यहां पर ये मिलना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब दोनों वाक्यों में एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों सरल वाक्य है। मैंने मेहनत की थी, आपने यूं कहा कि मैंने मेहनत की थी, कोई भी जिज्ञासा शेष नहीं रही, तो यहां पर ये स्वतंत्र वाक्य कहा जा सकता है। मुझे सफलता नहीं मिली, आप देख लो आपको करना है तो। अब यदि आप इस प्रकार से किसी को कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली, तो यहां पर भी ये स्वतंत्र वाक्य है, पूर्ण वाक्य है। परंतु इन दोनों को परंतु के माध्यम से, जो परंतु शब्द है, योजक शब्द, इसके माध्यम से दोनों को जोड़ा गया है। तो इसलिए यहां पर अपन किस प्रकार का वाक्य मानेंगे, अपन संयुक्त वाक्य मानेंगे। एक चीज मैं यहां पर और बता देती हूं जो सीधी सी पहचान है। पहली बात तो दो सरल वाक्यों को परंतु योजक शब्द से जोड़ा गया है तो संयुक्त वाक्य है। दूसरी बात, दोनों स्वतंत्र वाक्य है, दोनों अपना अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए भी अपन इसको संयुक्त वाक्य में मान सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले उदाहरण की तरफ। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने एक वाक्य है, एक वाक्य आपके सामने है कि मैं घर से निकला ही था कि बरसात शुरू
हो गई, ये वाक्य है। अब देखिए, मैं घर से निकला ही था कि बरसात शुरू होगी, कि बरसात शुरू होगी। की पहचान किसकी है? मिश्र वाक्य की। ये सीधा का सीधा क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, की पहचान। और दूसरी बात एक दूसरे से संबंधित है। मैं घर से निकला ही था कि बरसात होगी, यानी बरसात होगी, ये वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, तो इसलिए ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब यहां पर मैंने यूं भी कह दिया कि मैं घर से निकला ही था कि बरसात शुरू होगी, और बरसात इतनी हुई कि सुबह तक नहीं रुकी। अब इससे पहले वाले को छोड़ दीजिए, बरसात इतनी हुई कि सुबह तक नहीं रुकी। अब यहां पर भी दो चीजें हैं, बरसात इतनी हुई एक वाक्य, सुबह तक नहीं रुकी ये भी एक वाक्य है। बीच में क्या लगा है? की। अब की लगा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीधा का सीधा मिश्र वाक्य जा रहा है। दूसरी बात, बरसात इतनी हुई, कितनी हुई कि सुबह तक नहीं रुकी। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर एवं आश्रित है, तो इसलिए अपन इस वाक्य को भी क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। यानी यहाँ पर दो मिश्र वाक्य है। एक तो मैं घर से निकला ही था कि बरसात शुरू होगी, दूसरा बरसात इतनी हुई कि सुबह तक नहीं रुकी। ये दो मिश्र वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ा किस योजक शब्द द्वारा गया है? और शब्द द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर इन दोनों मिश्र वाक्यों को एक योजक शब्द द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य ये माना जाएगा? ये वाक्य संयुक्त वाक्य माना जाएगा। हाँ, अगर यहां तक आ जाए, इससे पहले का या इससे बाद का, तो ये मिश्र वाक्य होंगे, परंतु इस पूरे को पूछ लिया जाए तो ये किस प्रकार का वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अब तो समझ में आ गई होगी। दो सरल वाक्यों को भी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जा सकता है, दो मिश्र वाक्यों को भी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जा सकता है। अगर वहां पर किसी योजक शब्द द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया, चाहे वो सरल हो चाहे मिश्र हो, तो वो वाक्य तीसरा ही रूप ले लेता है, तीसरा ही बन जाता है। कौन सा? संयुक्त वाक्य बन जाता है। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लेते हैं। कौन सा? रीना गाती है जबकि मीना नाचती है। अब ये वाक्य है, इनमें देख लीजिए, रीना गाती है, अब ये वाक्य है, तो रीना गाती है, तो रीना कौन है? उद्देश्य है, उद्देश्य, और गाती है, गाना और होना क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, और मीना नाचती है, मीना क्या होगी? उद्देश्य होगी, और नाचना और होना क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे पर एक दूसरे पर ये डिपेंड है कि नहीं। रीना गाती है, मैंने आपको कहा कि रीना गाती है, ठीक है, रीना गाती है। मीना नाचती है, ठीक है, मीना नाचती है, यानी दो अलग अलग वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है। आपको मैंने यूं कह दिया कि मीना नाचती है, तो आप यूं नहीं पूछोगे कि भाई क्या नाचती है या कैसा नाचती है, यानी वाक्य अपना पूर्ण अर्थ लेकर आया है, तो इसलिए ये स्वतंत्र वाक्य है। दोनों के दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों के दोनों स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। अगर स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते तो मिश्र वाक्य हो जाता, और स्वतंत्र अर्थ देने के कारण ये दोनों ही वाक्य कैसे हैं? सरल वाक्य हैं। दोनों के दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं, और दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा किसके माध्यम से गया है? जबकि योजक शब्द द्वारा जोड़ा गया है, तो इसलिए यहां पर ये वाक्य भी किसका उदाहरण माना जाएगा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अपन और उदाहरण भी देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे अगले प्रकारों की तरफ, जो अर्थ के आधार पर वाक्य के अन्य प्रकार भी माने गए हैं। एक वाक्य आपके सामने है, मनु खाना खाकर
लेटा ही था, मनु खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले इस वाक्य को समझिए। मनु खाना खाकर लेटा ही था। लेटा ही था तो क्या हुआ? प्रश्न आ गया ना, जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। मैंने कहा कि मनु खाना खाकर लेटा ही था, आपके झट से दिमाग में आया क्या हुआ? हुआ क्या? पेट दर्द शुरू हो गया अचानक से। तो इसलिए पहली बात तो की वाली पहचान तो अपनी सीधी की सीधी आ रही है। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ये जो वाक्य है वो इसी को ही स्पष्ट कर रहा है। मनु खाना खाकर लेटा ही था, अचानक पेट दर्द शुरू हो गया, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जाहिर सी बात है कि अपन ये कहेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। उसके बाद और दर्द इतना बढ़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इस प्रकार से अब दूसरे वाक्य को देखिए। दर्द इतना बड़ा कि, अब पहली बात तो की आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मिश्र वाक्य है। दर्द इतना बड़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर को क्यों बुलाया? दर्द बढ़ा। तो इसलिए ये दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट वाक्य हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों से एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। तो इसलिए यहां पर अपन इस वाक्य को भी किस में मानेंगे? अपन इस वाक्य को भी मिश्र वाक्य में शामिल कर लेंगे। तो ये भी मिश्र वाक्य है और ये भी मिश्र वाक्य है। दो मिश्र वाक्य है। एक तो मनु खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक पेट दर्द शुरू हो गया। दूसरा, दर्द इतना बड़ा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किस योजक शब्द द्वारा गया है? और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसलिए यहां पर कौन सा माना जाएगा? संयुक्त वाक्य। और याद रखिए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो संयुक्त वाक्य माना ही जाएगा। आप मिश्र वाक्य नहीं कर सकते, हालांकि इसमें मिश्र वाक्य भी है, परंतु फिर भी आप मिश्र वाक्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मिश्र वाक्य और सरल वाक्य तो आ सकते हैं, परंतु स्थिति किसकी प्रकट कर रहे हैं? स्थिति प्रकट कर रहे हैं संयुक्त वाक्य की, इसलिए इसमें ये होगा। एक वाक्य और देख लेते हैं अपन। आपके पास कोई आया मिलने के लिए, तो आपने उसको बैठने के लिए कहा, वो बैठ भी नहीं रहा है, बातें भी किए जा रहा है, जा भी नहीं रहा, तो आपने यूं कह दिया, बैठ जाओ अथवा चले जाओ। अब ये वाक्य आपने बोल दिया कि या तो बैठ जाओ या चले जाओ। तो यहां पर कोई एक उद्देश्य है जो आया नहीं है सामने, उसके लिए आपने कहा कि बैठ जाओ। बैठना और जाना क्या हो गया? विधेय हो गया। और किस उद्देश्य के लिए? आप यहां पर आप शब्द भी लगा सकते हो, परंतु मैंने यहां पर नहीं लगाया है। मैंने यही स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह वाक्य लिखा है कि काफी बार कर्ता यानी उद्देश्य छुपा हुआ भी रहता है। तो इसलिए यहां पर आपने यूं कह दिया कि आप बैठ जाओ अथवा आप चले जाओ। तो अब बैठ जाओ ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, चले जाओ ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। आप किसी भी बच्चे को कह सकते हो चले जाओ, तो स्वतंत्र वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। बैठ जाओ, जैसे आप क्लास में जाते हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्ट हो जाओगे, कक्षा में जाओगे, विद्यार्थी खड़े होंगे, आप कहोगे बैठ जाओ। कहीं भी कोई जिज्ञासा की जरूरत रही, कहीं भी कुछ भी ऐसे शब्द की आवश्यकता बनी रही कि आपको वहां पर बोलना पड़े? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहां पर ये दो स्वतंत्र सरल वाक्य हो गए। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किस वाक्य के माध्यम से या किस योजक शब्द के माध्यम से? तो अथवा शब्द के माध्यम से जोड़ा गया। तो इसलिए अपन यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर भी कौन सा वाक्य किस प्रकार का वाक्य माना जाएगा? संयुक्त वाक्य माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहां पर भी, और उसके बाद अपन एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो अपन एक प्रश्न क्लियर करते हैं। प्रश्न ये है
राधा की माँ भोजन बना रही है, जबकि श्यामा की माँ पानी ला रही है। ये वाक्य है और इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न वाक्य में या निम्न वाक्य की सही स्थिति है। अब यहां पर आपके सामने विकल्प होगा, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो राधा की माँ भोजन बना रही है, राधा की माँ करता है इसलिए ये उद्देश्य हो जाएगा, और इसके बाद भोजन बना रही है ये विधेय हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय है, तो इसलिए ये सरल वाक्य में जाएगा। श्यामा की माँ पानी ला रही है, तो ये भी एक स्वतंत्र वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। कर्ता कौन है, उद्देश्य कौन है, श्यामा की माँ है और वो पानी लाने का काम कर रही है, तो वो विधेय हो जाएगा। इन दोनों वाक्यों को अपनों ने जोड़ा किस शब्द के माध्यम से है, जबकि शब्द के माध्यम से अपनों ने जोड़ दिया है। तो ये जो जबकि योजक शब्द है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य माना जाएगा, संयुक्त वाक्य माना जाएगा, और अपना विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूं कि आपको वाच्य के साथ साथ वाक्य भी समझ में आ गए होंगे। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, किस आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। पहला सरल वाक्य, जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय हो, वाक्य पूर्ण अर्थ के साथ हो, सरल वाक्य माना जाएगा। मिश्र वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य होगा, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे, एक दूसरे पर आश्रित, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा, निर्भर होगा, वह उसके बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। तो यहां पर इस प्रकार की कंडीशन जहां पर आ जाए तो वहां पर मिश्र वाक्य माना जाएगा, और 2 सरल वाक्य 2 मिश्र वाक्य जोड़ दिए जाएं किसी भी योजक शब्द के द्वारा, तो वहां पर किसकी स्थिति प्रकट हो जाती है, संयुक्त वाक्य की स्थिति प्रकट हो जाती है, और वहां पर संयुक्त वाक्य माना जाता है। तो इस प्रकार से वाक्यों को अपनों ने पढ़ा, वाक्य भी 3 प्रकार के, वाच्य भी 3 प्रकार के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।